हक और अधिकार को जाना कि हमको लड़ाई लड़ने का तरीका कैसे लड़ना है। वो दिन गए जब हमारे पुरखे तीर धनुष लेकर निकल जाते थे और अंग्रेज से, मुगल से, तुर्क से सबसे उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। लेकिन आज के दिन में अगर हम अपने जल जंगल जमीन और खनिज को बचाने के लिए तीर धनुष लेकर निकलेंगे तो उससे क्या होता है कि सरकारें जो है हम पे केस लगा देती है और केस लगाने के बाद में अंतिम में हमको पुलिस पकड़ के ले जाती है और कोर्ट के सामने प्रस्तुत करती है। कोर्ट के सामने जब प्रस्तुत करती है तो वहां पे जब वकील आपस में लड़ाई लड़ते हैं तो क्या वह तीर धनुष से लड़ाई लड़ते हैं? नहीं, वो जब बहस करते हैं तो कागज कलम की लड़ाई लड़ते हैं, कानून और संविधान की लड़ाई लड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। आज 13 सितंबर है, यानी कि विश्व आदिवासी दिवस है और आज हम मौजूद हैं राजस्थान के उदयपुर शहर के पास की पहाड़ियों में बसे एक आदिवासी गांव में। और आप मेरे पीछे से आवाज़ें सुन सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। यह विश्व आदिवासी अधिकार दिवस का कार्यक्रम है, जहां हजारों की संख्या में आदिवासी स्त्री पुरुष, नौजवान और बच्चे जमा हैं। यहां पर एक के बाद एक वक्ता भारत में आदिवासियों की स्थिति, उनके संवैधानिक कानूनी अधिकार और उनकी लड़ाई की बात कर रहे हैं। उन्हीं वक्ताओं में से कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले बबीता जी को आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। बबीता जी, आज विश्व आदिवासी अधिकार दिवस है, क्या बताने आई हैं यहाँ आदिवासियों को? पूरे देश भर के आदिवासियों के जो भी संवैधानिक अधिकार है, आप तो जैसा जान ही रहे हैं कि जो आज का विश्व अधिकार दिवस है, आदिवासी अधिकार दिवस है, वो आज के दिन में ये बताता है कि आदिवासियों के पास में इनफैक्ट देश भर के से ज़्यादा विश्व के जितने भी आदिवासी हैं उनके स्वशासन व्यवस्था को सुदृढ़ करता है, जो कि ILO कन्वेंशन 107 और 169 है उसके माध्यम से। और ये जो ILO कन्वेंशन की बातें जो हो रही है 107 और 169 में, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 1 और 2 के तहत आपके 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची के माध्यम से और बाकी सारे जो संविधान के अनुच्छेद 13 3 का, इसमें जो भी लिखित बातें हैं जो कि आदिवासियों के जो जल जंगल जमीन खनिज और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अधिकार इनसे रिलेटेड है, उन सारे बातों को बताने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं जी। और जब क्योंकि आपका लंबा अनुभव है, आप आदिवासी अधिकारों के लिए जागरूकता अभियान में भी शामिल रही हैं और लड़ाई में भी शामिल रही हैं। जब आप देश भर के आदिवासियों को देखती हैं और उनके संवैधानिक कानूनी अधिकारों को देखती हैं, किस तरह की स्थिति पाती हैं? कोई उम्मीद बंधती है आपको? जहाँ तक मेरा इतिहास, आदिवासियों के इतिहास को पढ़ना हुआ है और आदिवासियों के वर्तमान जो संवैधानिक अधिकार को पढ़ना हुआ है, देश भर के आदिवासी समुदाय के बीच में मेरा जाना हुआ है, तो मैं ये पाती हूँ कि आज़ादी के पहले जब अंग्रेज यहाँ पे थे तब आदिवासियों के पास में ज़्यादा अधिकार थे, जो अंग्रेजी कानून लागू नहीं होते थे। लेकिन आज़ादी के 75 साल के बाद जो आदिवासियों की जल जंगल जमीन और खनिजें ज़्यादा लूटी है, और जबकि संविधान में आदिवासियों के पास में इतने सारे संवैधानिक अधिकार होने के बाद में भी, और जहाँ तक मेरे को लगता है इसका कारण ये है कि आदिवासी अपने हक अधिकार को नहीं जानते हैं। हमारे जल जंगल जमीन और खनिज के क्या अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है वो भी कहीं ना कहीं अंग्रेजी में दिए हुए रहते हैं, और आदिवासियों के जितने भी देश भर के आदिवासी हैं उनकी अपने अलग बोली है। इस कारण से एक अनभिज्ञता है उनको अंग्रेजी में लिखित सारे कानून संविधान को समझने में। और दूसरी बात है कि हमारे जो नेता मंत्री सांसद विधायक यहाँ पे जितने भी बने हैं, जो कि आदिवासियों के जनप्रतिनिधि के रूप में गए हुए हैं, उन्होंने अपने हक अधिकार को समझा नहीं। आदिवासी के जो प्रतिनिधि के रूप में वो जब संसद विधानमंडल में जाते हैं, लेकिन आदिवासियों के अधिकार को बचाने की जगह में आदिवासियों के अधिकार को लूटने का ही उन्होंने काम किया है जी। और आप सरपंच हैं इस गांव के और जी मुंद्री खुर्द अनिल पारकी सरपंच जी। आप जब बोल रहे थे तो आप ये कह रहे थे कि आज विश्व आदिवासी अधिकार दिवस है,
लेकिन आपके ही गांव के जो आदिवासी हैं उनका हक अधिकार नहीं मिल रहा है। आप पानी की और भी कई बातें कर रहे थे, क्या है मसला ये? सर एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ गांव में जो सुविधा तालाब बना हुआ है, जो सुविधा आदिवासियों को मिलनी चाहिए, यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि तालाब जब बांधा था, जब यहाँ के नेताओं ने और सरकार ने विश्वास दिलाया था, क्योंकि जहाँ भी जो पानी होगा ये गांव वालों को मिलेगा, जो कि ये सरासर हो नहीं रहा। ये सीधा सिटी में जा रहा है, यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर सिटी में जा रहा है, वो आदिवासियों को मिल ही नहीं रहा है। कहीं ना कहीं आदिवासियों का शोषण हो रहा है, आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। इसीलिए हम इसका पूरी जोर तरीके से विरोध करते हैं, और जो भी यहाँ का पानी है यहाँ के स्थानीय गाँव वालों को मिले। जैसे यहाँ के जल जंगल ज़मीन की बात कर लो आप, जल जंगल ज़मीन में जो जंगलात में जो लोग रह रहे हैं उनको पट्टा नहीं मिला। काफ़ी समय से पहले यहाँ के लोगों ने फाइल भरी हुई है, अभी तो उनका अधिकार नहीं मिला। इसीलिए हम आज अधिकार दिवस के दिन हम सरकार से ये मांग करते हैं कि अपने आदिवासी है उनको हक अधिकार उनके दिए जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि जो वनाधिकार कानून 2006 बनने के बावजूद यहाँ लोगों को पट्टा नहीं मिल रहा है? जी नहीं मिल रहा, काफ़ी समय से फाइलें भी लगा रखी है, काफ़ी नेता भी आते हैं, वादा भी करके जाते हैं, सरकारी भी आती है, वादा भी करके जाती है, वो अभी तक वो वादा पूरा हुआ ही नहीं। जी, और आप अपना नाम मुझे बता दीजिए। वीरमल खराड़ी। वीरमल खराड़ी जी, ये जो प्रोग्राम आयोजित हुआ है ये गांव के लोगों ने मिलकर किया है, कोई संगठन है, किसने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और क्यों किया है? ये पूरे संभाग का प्रोग्राम है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का, जो अपने अधिकारों को जानने के लिए कहीं न कहीं शिक्षा की कमी रही है। हमारे लोगों के अंदर शिक्षा से बहुत दूर रखा गया, यह शिक्षा पहुंचाई नहीं गई है। इसकी वजह से हमारे समाज से कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि या कुछ ऐसे युवा साथी हैं जो अभी पढ़े लिखे गवर्नमेंट नौकरियों में गए या फिर नहीं गए, समाज के लिए काम कर रहे हैं। उन लोगों ने ये पहल शुरू की, कम से कम हमारी सुविधा और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी पाने के लिए, लोगों को सबको जागरूक करने के लिए बीड़ा उठाया कि विशेष अधिकार क्या है हमारे लोगों को, किस तरह से हमें मूलभूत अधिकार मिल सकते हैं। जी, और आप अपना मुझे नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमित खराड़ी है। अमित खराड़ी जी, जब इस तरह का प्रोग्राम होता है और बबीता जी, कांति भाई और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर एक के बाद एक वक्तव्य रख रहे हैं, क्या इसका कोई असर नौजवान पीढ़ी पर आप देखते हैं या प्रतीक के तौर पर अभी सिर्फ शुरुआत है ये? सर, यहाँ पर जो अभी जो कार्यक्रम है ये काफ़ी 2017-18 के बाद से अभी तक चालू है। तो यहाँ पे जितने भी कार्यक्रम होते हैं इसमें युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा शामिल है, उसके बाद महिलाएं हैं, उसके बाद जो बुजुर्ग अब धीरे धीरे वो भी शामिल हो रहे हैं। और अभी जो उदयपुर में जो यूडीए और यूआईटी का जो मामला है, जो 30 किलोमीटर का पूरा अधिग्रहण करने का जो सरकार ने प्रस्ताव भी भेजा है, तो हमने 18 अगस्त को हमने बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था जिला कलेक्टर मुख्यालय पे। तो युवा साथी और जितने भी हमारे बुजुर्ग साथी जो पढ़े लिखे हैं और नहीं है, वो ये समझ चुके हैं कि सरकारें सिर्फ ज़मीन छीनने के पीछे पड़ी हुई है और आदिवासियों के बारे में उनको कोई चिंता नहीं है, वो सिर्फ उनकी ज़मीन के ऊपर निगाह है, वो उनकी ज़मीन लेना चाहती है। जी, और हमने ये देखा है कि उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इसमें हमने ये पाया है कि यहाँ पर धीरे धीरे ही सही अपने जो संवैधानिक कानूनी अधिकार हैं उनके प्रति आदिवासी जागरूक हो रहे हैं। और जैसा अमित खराड़ी ने बताया कि पिछले 6-7 साल से इस तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं जिससे कि आदिवासी अपने अधिकारों के बारे में जान सके। आप अपना नाम मुझे बता दीजिए। मैं पुष्कर कलासुआ, ग्राम पंचायत अलसी का सरपंच। क्या नाम है आपका? पुष्कर कलासुआ जी, ये बताइए कि आपके गांव और आसपास के इलाके में कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे अधिकार हैं जो अभी तक आदिवासियों को नहीं मिले हैं, आपको लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम की ज़रूरत है? देखो, हमारे जो क्षेत्र में देखा जाए तो पहले बताया हमारे साथियों ने, मूलभूत सुविधा यही है कि देखो शिक्षा का वंचित है लोग, क्योंकि यहाँ के शिक्षा से वंचित किया जा रहा है लोगों को। काफ़ी जगह देखा जाए कई तरह शिक्षा में जब स्कूलों में पढ़ाई ढंग से नहीं होती है, बाहर के जो स्टाफ होते हैं और अनुसूचित क्षेत्र में जो स्टाफ होते हैं वो ही अपने यहाँ के स्थानीय को समझा पाते हैं और बाहर के होते हैं वो समझा नहीं पाते हैं। तो बहुत सारी है। और यहाँ के पानी को लेकर समस्या है हमारे गाँव की, जो क्योंकि यहाँ के जो तालाब बना हुआ है, यहाँ की मूलभूत सुविधा कृषि के लिए पानी मिलना चाहिए, मूलभूत पीने के लिए पानी मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिल रहा है। जो यह क्षेत्र में वन विभाग है, यहाँ पे विधायक कानून लाया जा रहा है और ये सारे उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है।
जी, और आज के इसी प्रोग्राम में मंच से एक वक्ता को हमने बोलते हुए सुना कि सरकार मोबाइल फ़ोन बांट रही है, लेकिन जो आदिवासियों के लिए स्कॉलरशिप है, छात्रवृत्ति है, जो उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए ज़रूरी है, वो पिछले कई साल से पेंडिंग है। यहाँ के आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिल रहा है। आपसे मेरी बात नहीं हो पाई, आप अपना नाम मुझे बता दीजिए। जी, प्रसून मसार नाम है मेरा। प्रसून मसार डूंगरपुर से। आप डूंगरपुर से हैं प्रसून जी, और मैंने देखा डूंगरपुर में हम 3-4 दिन रहे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक लीडरशिप नई निकल के आ रही है। इसके पीछे एक ऐसा लगता है कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन आप लोगों ने चलाया है। नहीं जी सर, हम ये कहना चाहेंगे ऑर्गेनाइज कैंपेन ना कह के हम ये बोलेंगे कि लोगों में स्वविवेक आ गया है, वो अपने हक अधिकारों के प्रति सजग होने लगे हैं। जो भी नौजवान युवा हमारे जो एजुकेटेड हुए हैं, जिन्होंने शिक्षा ली है, वो लोग अपने अपने क्षेत्र में जाके हक अधिकार जानने के बाद लोगों को बता रहे हैं। ये क्या कोई प्रायोजित नहीं है, चूँकि जिस तरह देखा जा रहा है सरकारों द्वारा निरंतर हमारे क्षेत्र में दमन किया जा रहा है। कभी 8 लेन रोड निकाला जा रहा है, कभी रेलवे लाइन निकाली जा रही है, कभी खनन के नाम पे जमीन अधिग्रहित की जा रही है। वो भी सारे नियम कानूनों को ताक में रख के की जा रही है। और इसी जमीन अधिग्रहण के विरोध में और हमारे साथ जो कुटाराघात हो रहा है, उसके प्रति हमारे लोग सजग हो रहे हैं। ऐसी किसी भी सांगठनिक मंशा से ये काम नहीं हो रहा है। ये आदिवासियों की जीती जाती जागृति आपको दिख रही है, ये जो आप डूंगरपुर से लगा के पूरे संभाग में आपको देखने मिलेगी। जी, बबीता जी, आप 1 साल से ज़्यादा जेल में रही। कई तरह के आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं सरकार की तरफ से। कई बार आपको हिंदू विरोधी भी कहा जाता है। आप क्या जवाब देना चाहेंगे? ये जो आरोप मुझ पे लगते रहे हैं बिल्कुल सरासर गलत है। मैं किसी धर्म की विरोधी नहीं हूँ, किसी समुदाय की विरोधी नहीं हूँ। मैं जब भी बात करती हूँ, मैं आदिवासी समुदाय की बात करती हूँ। और अगर सरकारों को लगता है कि मैं किसी धर्म समुदाय के खिलाफ में बोल रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है कि कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं, जो प्रोपेगेंडा उन्होंने फैलाया है, जिस तरह का विरोधी फलाने धर्म की या फलाने समुदाय की विरोधी है, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों का खून चूस कर ही सरकारें जिंदा है। इस कारण से उनको लगता है कि इस तरह के आरोप वो मुझ पे लगा रही हैं। और एक आरोप आप पर यह भी है कि आप आदिवासियों को भड़काती हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने सुना भी होगा या फिर यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे मेरे जितने भी वीडियोस हैं, कहीं पे भी आप देखेंगे कि मेरे इस तरह के कोई भी वीडियोस आपको दिखाई नहीं देंगे जिसमें मैं उनको भड़का रही हूँ। बाकायदा गुजरात हाईकोर्ट ने मुझे जमानत जब दी थी, जो 1 साल 13 दिन तक मैं जब जेल में थी, तो उस दौरान पे गुजरात हाईकोर्ट ने पूरे जितने भी एविडेंस के साथ में उन्होंने बताया कि नहीं, बबीता कच्छप समाज सेवी है और जितने भी जो कानून संविधान की ये बातें बोल रही है, ये संविधान की बातें बोल रही है। और संविधान कानून की बात बोलना या कानून संविधान की व्याख्या करना कहीं से भी राजद्रोह या किसी गुनाह में नहीं आता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। हमें थोड़ा जाना है क्योंकि दिल्ली की टिकट बुक है, नहीं तो आपसे लंबी बात होती। विश्व आदिवासी दिवस यानी कि 9 अगस्त हो या 13 सितंबर विश्व आदिवासी अधिकार दिवस हो, अब ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे आदिवासी इलाकों में अब ये दिन सिर्फ एक प्रतीक के तौर पर नहीं मनाए जाते हैं, बल्कि अपने हक अधिकारों को असर्ट करने के तौर पर, उन्हें हासिल करने के तौर पर एक कोशिश नज़र आती है। और ख़ास तौर पर इन कार्यक्रमों में जिस तरह से आदिवासी नौजवान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, यह एक शुभ संकेत है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी कोई समुदाय एक जन दबाव बनाने में कामयाब रहा है, उसके हक में संवैधानिक और कानूनी प्रावधान हुए हैं, उसके हक में फैसला आया है। चाहे वो वनाधिकार कानून 2006 हो, पैसा कानून 1996 हो, या और कई ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं। मैं भी भारत की टीम लगातार आदिवासी इलाकों में जाकर वहाँ के क्या हालात हैं, आर्थिक सामाजिक स्थितियाँ कैसी हैं, उनकी संस्कृति भाषा बोली का क्या हाल है, उनका खाना पीना कैसा चल रहा है, ये सब आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी ही आपसे एक और एपिसोड के साथ मुलाकात होगी। शुक्रिया, थैंक यू।